हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे 2021-22 के बिजनेस स्टडीज़ का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। किसी ने ना देखा हो तो चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना पार्ट 1, जिसमें सेक्शन ने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। और बाकी और भी चैप्टर वाइज अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज दोनों की ही चेकआउट करते रहिएगा। और नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम डेली कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, तो प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिएगा। आज हम अपना सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन बी में क्या है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि सेक्शन ए में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें 24 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से हमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे जो बहुत अच्छे से आते होंगे। तो यही सेक्शन बी में करना है। 24 क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। आइए अपना 25th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 25th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। ये जो क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने अपनी एमसीक्यू सीरीज में भी असर्शन और रीजन क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है असर्शन और रीजन को। पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है। पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ही ट्रू हो गए तो आपने चेक करना है कि जो रीजन दे रखा है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी एक फॉल्स है तो आपके ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर असर्शन फॉल्स है या रीजन फॉल्स है तो इन दोनों में से ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ट्रू हैं तो इन दोनों में से ऑप्शन होंगे आपके। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। असर्शन है acquisition of a domestic Indian company by a foreign Australian company will be recorded on the credit side of the balance of payment account। फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी को एक्वायर कर रही है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। अब मैं आपको बता दूं एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, परचेज करना, यानी कि एक्वायर करना, यानी कि फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी को परचेज कर रही है, एक्वायर कर रही है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बताइए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जब फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को परचेज कर रही है, यानी कि फॉरेन कंपनी इंडिया को क्या देगी, फॉरेन एक्सचेंज देगी। और जब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में कहाँ शो होता है, क्रेडिट साइड ही शो होता है। तो असर्शन तो क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अब असर्शन ट्रू है तो रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या कह रहा है हमारा, इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। क्या ये जो असर्शन दे रखा है इसमें फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी से? नहीं, हमने तो अभी पढ़ा ना कि क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। क्योंकि फॉरेन कंपनी क्या कर रही है, डोमेस्टिक कंपनी को एक्वायर कर रही है, परचेज कर रही है। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी में क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो रीजन क्या है हमारा, फॉल्स है। तो आप देख रहे हैं असर्शन क्या है, ट्रू है, और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो आप ये ऑप्शन इसमें चारों में ढूंढ लीजिए कौन सा है आपका जहाँ पे असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो। तो ये आपका क्या हो गया, 25th का हो गया सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 25th का सी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये क्वेश्चन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से था। नेक्स्ट बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। 26 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ ₹400 करोड़ लीड टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स वर्थ ₹4000 करोड़। आपको इनिशियल डिपॉजिट दे रखी है ₹400 करोड़ और टोटल डिपॉजिट उससे क्रिएट हुई है 4000 करोड़ रुपीस। अब आपसे पूछ रखा है अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी। रिजर्व रिक्वायरमेंट की क्या वैल्यू होगी इस सिचुएशन में, बताइए क्या होगी। अगर आपको फॉर्मूलेज आते होंगे तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। 0.01 होगी या फिर B1 होगी या फिर
सी 0.1 होगी या फिर डी 0.4 होगी। तो आइए निकालते हैं क्या वैल्यू होगी। देखिए, आपको टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, ये होता है। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। तो आप कह सकते हैं टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या हो गया, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/LRR, जिसमें आपको टोटल डिपॉजिट गिवन है और इनिशियल डिपॉजिट गिवन है। आपसे रिजर्व रिक्वायरमेंट पूछ रखा है, यानी कि LRR निकालना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, LRR निकालना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए LRR निकालना है। LRR को तो क्या कर देंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और टोटल डिपॉजिट को हम LRR की जगह ले आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि LRR का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट जब आप करेंगे तो इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा था हमें, 400 करोड़ दे रखा था, और हमें टोटल डिपॉजिट कितना दे रखा था, 4000 करोड़ दे रखा था। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 400 डिवाइडेड बाय 4000 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 तो आपकी ये कट गई। क्या आंसर आ गया, 1/10। 1/10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। और इसमें आप सर्च कर लो 0.1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन में। तो 26 का आंसर हो गया सी। इन शॉर्ट, अगर आपको LRR का फॉर्मूला पता होता, LRR का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, तो भी आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला निकालना भी बता दिया है। तो ये कौन से चैप्टर से हुआ क्वेश्चन, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। ये भी आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है हमारा, देखते हैं। Major policies, initiatives, land reforms and green revolution helped India to become self-sufficient in food grain production. बहुत सारी पॉलिसी इनिशिएटिव ली गई थी, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये इन सब का इंट्रोडक्शन किया गया था। इसने इंडिया को हेल्प किया था सेल्फ सफिशिएंट बनने में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। रीजन क्या कह रहा है हमारा, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद भी जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे वो डिक्लाइन नहीं हुए एज एक्सपेक्टेड। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। असर्शन तो क्या कह रहा है, ट्रू है, कि जो लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसी पॉलिसी आने की वजह से इंडिया को हेल्प हुआ था कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो ये तो क्या है, ट्रू है। और जो रीज़न है वो क्या कह रहा है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे वो डिक्लाइन नहीं हुए थे एज एक्सपेक्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी। तो रीज़न भी क्या है हमारा, ट्रू है। दोनों ही ट्रू हैं। लेकिन असर्शन किसकी बात कर रहा है, पॉलिसीज़ की बात कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इससे हेल्प हुई थी इंडिया को कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। लेकिन जो हमारा रीज़न है, रीज़न क्या बात कर रहा है, वो एग्रीकल्चर के प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। यानी कि दोनों ही अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो आप कह सकते हो आंसर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, असर्शन अलग बात कर रहा है। दोनों ही कंसेप्ट आपके अलग अलग हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो 27 आपका हुआ फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर से। 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ए हमारा डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ए हमारा डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड रूरल पॉपुलेशन। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल लिवलिंग रूरल पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट तो क्या है आपकी करेक्ट है। और आपको आइडेंटिफाई क्या करनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। डाइवर्सिफिकेशन में चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर सब इंक्लूड होता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ट्रू है, करेक्ट है। और जो सी स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन
Objective of investment in new agricultural avenues, non-farm activities increases financial risk for the rural population. ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होता है न्यू एग्रीकल्चरल एवेन्यू नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का, वो क्या होता है, डिक्रीज कर देता है फाइनेंशियल रिस्क को रूरल पॉपुलेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी इनकरेक्ट है। क्या कर देता है, वो डिक्रीजेस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी इनकरेक्ट है। तो 28 का आंसर हो गया सी। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है हमारा, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। असर्शन कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल को ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एंड ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड ट्रीट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि असर्शन क्या है आपका, ट्रू है। और जो रीज़न है, रीज़न क्या कह रहा है हमारा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। रीज़न क्या कह रहा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारी डिक्रीज हो जाती है। बताइए ट्रू है या फॉल्स है। देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ पे तो ह्यूमन बीइंग एक एजुकेटेड और फिट हो जाएगा, तो उससे क्या हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी, जी नहीं, उससे तो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। तो आपने क्या देखा, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है हमारा, फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 29 का हो गया सी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया से ये क्वेश्चन है। अब 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, from this set of statement given in column 1 name of the scheme and column 2 objective of poverty alleviation program choose the correct pair of statement। आपको दो कॉलम दे रखे हैं, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखते हैं, एक कॉलम में तो नेम ऑफ द स्कीम दे रखी है, दूसरे में हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम दे रखा है। तो ये कौन से चैप्टर का है आपका क्वेश्चन, पॉवर्टी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखिए ए दे रखा है, आपका स्कीम का नाम दे रखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या, इसमें जो आपका कॉलम 2 में दे रखा है वो दे रखा है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन। क्या इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था, नहीं, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि 100 डेज गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी थी रूरल अनस्किल्ड वर्कर को। तो ये पेयर तो हमारा करेक्ट नहीं है। बी देखते हैं, बी में क्या है, पोषण अभियान मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम में क्या हुआ था, और कॉलम 2 देखते हैं, कॉलम 2 में क्या दे रखा है इसका ऑब्जेक्टिव, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर। नहीं, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये तो बल्कि किसका ऑब्जेक्टिव था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का था, जिसमें गारंटी दी गई थी एम्प्लॉयमेंट की रूरल अनस्किल्ड वर्कर को। और जो पोषण अभियान है, पोषण अभियान मिड डे मील में क्या किया गया था, मील प्रोवाइड किया गया था पुअर पीपल को। ये पेयर भी आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सी बात करते हैं, सी क्या कह रहा है हमारा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में देखते हैं इसका कॉलम 2 में क्या है ऑब्जेक्टिव, हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशंस। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसका ऑब्जेक्टिव है हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन। ये पेयर जो है आपका, ये क्या है, करेक्ट पेयर है एकदम, कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ने क्या किया था, स्पेसिफिक ग्रुप को हेल्प किया था, एल्डरली पीपल की हेल्प करी थी उनको पेंशन दे करके। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, इसका आंसर है 30 का क्या है हमारा, सी आंसर है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। 30 का हो गया सी, ठीक है। लेकिन आगे देख लेते हैं वाल्मीकि के बारे में भी क्या कह रखा है। एक बार डी भी देख लेते हैं, डी क्या है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था ये डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन। आवास योजना है ना, आवास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका तो ये था डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पेयर भी आपका करेक्ट नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव जबकि कॉलम 2 में क्या दे रखा है, इंप्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर, जो कि ये मिड डे मील का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ये तो सारे पेयर गलत हैं। जो करेक्ट पेयर है वो है हमारा सी। ये रहा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप कह सकते हैं सी थर्ड ये आपका करेक्ट पेयर है, ठीक है। सी थर्ड ये आपका करेक्ट पेयर है। 31st क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए आपको एक बार ग्राफ दे रखा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पिक्टोरियल फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में।
Figure showing population below poverty line in some large states 1973 to 2012 in percentage। ये फिगर है, आपको पॉपुलेशन शो कर रही है बिलो पॉवर्टी लाइन की सम लार्ज स्टेट्स में 1973 से 2012 तक परसेंटेज में। ठीक है, देखिए जो ये आपको डार्कर सेक्शन दिख रहा है ये किसका है, 1973 टू 74 का। ये जो आपको दिख रही हैं डॉटेड लाइंस ये किसकी है, 2011 टू 2012 की। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच आर एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स बिटवीन 1973 टू 2012। आपको बार डायग्राम के बेसिस पे आइडेंटिफाई करनी है स्टेट्स जो कि पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस कर पा रही है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स 1973 टू 2012 के बीच में। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे इजी तरीका बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या कर लेना, इनकी परसेंटेज का जो गैप है वो नोट डाउन कर लेना। जैसे इसका 49 है, इसका 9 है, तो इसका कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और इस वाली का कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, इस वाली का कितना हो गया, 28 हो गया। और इस वाली का कितना हो गया, 31 हो गया, 31। और इस वाली का कितना हो गया, 34 हो गया, 34। और इस वाली के बीच में कितना हो गया, 62 माइनस 36 है, तो कितना हो गया, 26 हो गया। और 53 माइनस 32 कितना हो गया आपका, 21 हो गया। ऐसे ही 66 माइनस 33 कितना हो गया, 33 हो गया। ऐसे ही आप सबका नोट डाउन कर लेना। जब आप सबका नोट डाउन करेंगे ना तो ये वाला आपका आ रहा है 43, 63 माइनस 20 43। और ये वाला आ रहा है आपका 57 माइनस 29 28। ठीक है, 55 माइनस 11 आ रहा है आपका 44। और 46 माइनस 15 आ रहा है आपका 31। ठीक है, ये जब हमने ऐसे गैप नोट डाउन कर लिया उसके बाद आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कौन सी स्टेट रिड्यूस कर रही है। सबसे ज़्यादा देखते हैं ये 44 से रिड्यूस कर रही है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी हो गई हमारी, तमिलनाडु आ गई एक तो। ठीक है, उसके बाद 43 से कौन कर रही है, वेस्ट बंगाल 43 से रिड्यूस कर रही है। तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल दो तो हमारे पास आंसर आ गए। उसके बाद 40 से कौन सी रिड्यूस कर रही है, आंध्र प्रदेश रिड्यूस कर रही है। ये तीसरा भी मुझे पता चल गया, आंध्र प्रदेश है। देखिए 3 आंसर तो आपके पास आ गए हैं। अब इस 3 के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं इसमें, जिसमें आपको ये तीनों ही मिल जाएं वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस वाले में आंध्र प्रदेश भी है आपका, तमिलनाडु भी है आपका, और वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, और जो 4th वन दे रखा है वो दे रखा है राजस्थान। तो राजस्थान कितना कर रही है, 31 से कर रही है। ठीक है, 31 से राजस्थान कर रही है। तो ये हमारा जो हमें इस ऐसे क्वेश्चंस में ना जहाँ पे आप इस तरीके से अटक जाएं कि नेक्स्ट माइट भी आपका ये, अगर मैं देखूँ तो 44 फिर 43 फिर 40 लिया है, तो नेक्स्ट माइट भी आपका कर्नाटका भी हो सकता था, 34 से कर रही थी ये रिड्यूस, लेकिन इन्होंने आपको राजस्थान ऑप्शन में दे रखा है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस में अटक जाएँ तो आपका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहा हो उसे आप चूज़ करके आ जाना, उसे आप सेलेक्ट करके आ जाना। ठीक है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव मुझे डी वाला ही दिख रहा है इसमें, कि जो मैंने 3 ढूंढे थे अपने, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये तीनों इस ऑप्शन में हैं। और राजस्थान इन्होंने ऐड कर रखा है इसमें, और राजस्थान भी है। तो मेरे 3 तो हमें इसमें ही दिख रहे हैं, बाकी किसी में तीनों, बाकी इसमें तीनों इकट्ठे नहीं हैं, एक साथ नहीं है। तो हमारा जो 31 है इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें कन्फ्यूजन हो, उसमें आपको जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता हो, जिसमें आपसे मिलता जुलता आंसर आ रहा हो, उसका आंसर देकर आना। तो मेरा जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो क्या निकल के आया, डी निकल के आया, जिसमें मुझे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु तीनों ही दिख रहे थे। आप देख ही रहे हैं, तमिलनाडु में 44 से रिड्यूस हो रही है, फिर 43 से वेस्ट बंगाल में हो रही है, फिर 40 से आंध्र प्रदेश में हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 3 तो मैंने ढूंढ लिए, 4th वाला मेरा ऑप्शन में ही मिल गया, मुझे वही आंसर एक्सेप्ट करना पड़ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 31 का आंसर डी।
नेक्स्ट बात करते हैं फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स। देखिए सारे ही बच्चे ये जो बार डायग्राम वाला क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जो थोड़े से विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। उनके लिए ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे अगर आप विजुअली चैलेंज नहीं है तो, ठीक है। आपने ऊपर वाला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। फिर भी हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पुअर पीपल। आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि पुअर पीपल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ए है हमारा लैक एसेट एज वेल एज इनकम, ये तो ट्रू है। बी है हमारा लैक ह्यूमन कैपिटल, ये भी ट्रू है। सी है हमारा वर्क इन फॉर्मल सेक्टर, क्या वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं पुअर पीपल। डी है टू मच डिपेंडेंसी ऑन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ये तीनों स्टेटमेंट तो ट्रू है कि लैक एसेट और इनकम होती है, लैक ह्यूमन कैपिटल होती है और टू मच डिपेंडेंसी होती है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में। तो जो ट्रू नहीं है पुअर पीपल के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है वो क्या है, सी वाला वर्क इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में वर्क नहीं करते पुअर पीपल, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। तो हमारा जो विजुअली चैलेंज कैंडिडेट का आंसर हो गया वो हो गया सी। अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको एक टेबल सी दे रखी है। इस टेबल के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसका आपको आंसर देना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The real per capita income of India as per the given data has increased by dash approximately between 1951 and 2016-17। आपसे रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, जो कि इंक्रीज़ हो रही है 1951 से लेकर के 2016-17 के बीच में। आपको वो बताना है कितने से कितनी परसेंटेज से वो इंक्रीज़ हो रही है डेटा के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं रियल पर कैपिटा इनकम कहाँ है हमारी, ये रही। लेकिन ये रियल पर कैपिटा इनकम आपको किस में दे रखी है, रुपीज़ में दे रखी है। ये आपको किस में दे रखी है, रुपीज़ में दे रखी है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए 1951 में आपको कितना दे रखा है, 7.651 और 2016-17 में कितना दे रखा है, 77.659। देखिए जब हमें परसेंटेज में चेंज निकालना होता है कि कितना चेंज आया है परसेंटेज में, तो हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो आपका एग्जैक्ट चेंज निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। आपसे यही तो पूछा हुआ है कि कितना इंक्रीज कर रही है, तो वही निकल के आ जाएगा। ये क्या था आपका, करंट ईयर में पर कैपिटा इनकम थी 77.659, 2016-17 में थी। और 1951 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 7.651। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे अपॉन में जो आपका प्रीवियस ईयर है 1951 है, जो कि उसमें कितनी थी 7.651 थी, अपॉन में लेके जाएंगे मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। इन दोनों को माइनस करके आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 7.651 करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 915 अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगा। अब देख लेते हैं 915 हमारे कौन से ऑप्शन में है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो 32 का आंसर हो गया हमारा ए, 915%। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। असर्शन, पहले बात कर लेते हैं असर्शन की। द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वॉज फुली सर्व्ड बाय एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का गोल है वो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट से फुलफिल हो गया था क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में? जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट से सर्व नहीं हुआ था पूरी तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ है फुली, पूरी तरीके से सर्व नहीं हुआ था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है जो वो फुलफिल हुआ था लैंड सीलिंग से। किससे हुआ था, लैंड सीलिंग से। लैंड सीलिंग क्या होती है, जब इंडिविजुअल पर्सन को कितनी लैंड लिमिट लग गई थी, वो हमारी लैंड सीलिंग होती है। गवर्नमेंट ने जब लिमिट लगा दी थी कि इंडिविजुअल पर्सन को इतना ही लैंड मिलेगा, तो उससे हमारा ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फुलफिल हुआ था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें फुली लिखा हुआ है, फुली सर्व नहीं हुई थी एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट से। ये गोल हमारा पूरी तरीके से सर्व नहीं हुआ था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट से। तो आगे असर्शन तो फॉल्स हो गया। रीजन पढ़ लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है। बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उन्होंने लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन को क्या किया था, चैलेंज किया था और डिले करा था लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने में
और लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन से एस्केप होने की भी कोशिश की गई थी। आप कह सकते हैं कि जो रीज़न है हमारा वो क्या है, ट्रू है। तो आप देख रहे हैं असर्शन फॉल्स है और रीज़न क्या है, ट्रू है। तो 33 का आंसर क्या हो गया हमारा, डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। तो 33 का हो गया डी। अब 34th क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्टेटमेंट रीड करनी है और करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी क्या कह रही है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs एंश्योर द रिडक्शन इन द इश्यूअर ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। ये फिशर्स नहीं है, ये इश्यूअर्स हैं, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं कि SHG क्या होता है। SHGs क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक ग्रुप होता है नंबर ऑफ पीपल का जो साथ में मिलकर के काम करते हैं, किसके लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप कह सकते हैं SHG क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। SHGs क्या करती थी, फाइनेंशियल हेल्प के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाती थी। वो आपस में ही क्या कर लेती थी, इनफॉर्मल तरीके से क्रेडिट सिस्टम का यूज़ करती थी। तो इसमें यही बात बोली जा रही है कि SHG एंश्योर द रिडक्शन इन द इश्यूअर ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। SHGs ने क्या कर दिया था, रिडक्शन कर दिया था फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में। तो ये बात क्या है, ट्रू है। SHGs ने क्या कर दिया था, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के इश्यूअर को रिड्यूस कर दिया था। ये सच्चाई है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। वो इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का यूज़ करती थी, ठीक है। तो इसका क्या कर दिया था, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का रिडक्शन कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है हमारी, द बोरोइंग फ्रॉम SHGs मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर। जो बोरोइंग SHGs से आती है वो किसके लिए यूज़ करी जाती है, कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेस बाय इट्स मेंबर। वो किसके लिए होती है, उनके ही मेंबर्स के कंजम्पशन पर्पस के लिए होती है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम ट्रू है। जो बोरोइंग होती है SHGs की वो किससे कन्फाइन करती है, कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर्स। तो आप कह सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो 34 का हो गया हमारा ए। अब 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिव चूज करना है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम। जो हमारी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, रिजर्व रेशियो जो कि मॉनेटरी सिस्टम में चल रहा होता है उससे डिटरमाइन की जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, रिजर्व रेशियो से किया जाता है, जो भी हमारे मॉनेटरी सिस्टम में चल रहा होता है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है हमारा, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो। जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का वो डायरेक्टली क्या रिलेट करता है, रिजर्व रेशियो से, रिजर्व रेशियो से डायरेक्टली रिलेट करता है। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, अगर मान लो रिजर्व रेशियो आपका बढ़ गया, रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो लोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लो अगर हमारा 10% रिजर्व था उस टाइम पे लोन हम दे रहे थे 90%, लेकिन अगर मेरा रिजर्व बढ़ गया 20% हो गया तो लोन कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो क्या करता है, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इनडायरेक्टली रिलेट करता है रिजर्व रेशियो से। कैसा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो हमारा क्या हो गया, 35 का सी हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये क्वेश्चन किसका था, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का। अब 36 की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज में भी डाल रखे हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, और बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करना चाहें तो वो भी आपको मेरी एमसीक्यू सीरीज में मिल जाएगी, और आगे की एमसीक्यू सीरीज भी आने वाली है बहुत जल्दी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। देखिए आपको क्या करना है, इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसके लिए आपको इन सबके क्या पता होने चाहिए, ईयर पता होने चाहिए। पहले किस किस के, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश और ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। इन सब के ईयर आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। फर्स्ट है आपका द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये कब आया था हमारा 1921 में। सेकेंड है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिस्को, ये कब आया था हमारा 1907।
थर्ड है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स, ये कब आया था 1853। और फोर्थ है हमारा ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, ये कब हुआ था हमारा 1869। ओके तो अब आप जब इसे सीक्वेंस में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला क्या हो रहा है हमारा फर्स्ट आ रहा है, ये 1853 में हुआ था तो ये फर्स्ट हो गया। फिर सुएज कैनाल ओपन हुआ था, ये हो गया आपका सेकेंड। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिस्को हुआ था, ये हो गया आपका थर्ड। और फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था, ये हो गया आपका फोर्थ वन। ठीक है, तो आपकी ये सीक्वेंस बनेगी कि पहले रेलवे आई थी, फिर सुएज कैनाल, फिर उसके बाद टिस्को, फिर उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। फिर इसी को अब आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे अपने ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारी जो सीरीज बन रही है वो कैसे बन रही है, पहले थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, ये सीरीज बन रही है आपकी। इसको आप ऑप्शंस में ढूंढेंगे, अब ऑप्शंस में सर्च करेंगे। पहले रेलवेज आए थे, फिर सुएज कैनाल थर्ड वाला, देन फोर्थ वाला, देन उसके बाद टिस्को सेकंड वाला, देन उसके बाद फर्स्ट वाला हमारा है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो यानी कि आप क्या देख रहे हैं, इसका ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, डी वाले में है। पहले थर्ड यानी कि रेलवे आई थी, फिर फोर्थ यानी कि सुएज कैनाल ओपन हुआ था, फिर सेकेंड यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है आपका उसके बाद क्या हुआ था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 36 का हो गया डी। ऐसे क्वेश्चंस आपको मेरी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में भी दिख जाएंगे, वहाँ से भी आप चेकआउट कर लेना ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने बहुत सारे और क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, तो सीरीज़ चेकआउट करते रहिएगा। अब 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये भी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन है हमारा, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम बिटवीन टू नेशंस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रेड होता है इनविजिबल आइटम का टू नेशन के बीच में, क्या वो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है? जी नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, असर्शन क्या है आपका, फॉल्स है। जो हमारा ट्रेड होता है इनविजिबल आइटम का टू नेशन के बीच में, बिटवीन टू नेशन, वो क्या होता है, करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। असर्शन इज फॉल्स हो गया। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या कह रहा है हमारा, ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट द asset liability status of a country in relation to the rest of the world are known as capital account transaction। जो ट्रांजैक्शन हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटी के स्टेटस को बताती है कंट्री के इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं? तो रीजन क्या हो गया आपका, ट्रू है। ये बिल्कुल सही बात है। जो ट्रांजैक्शन एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस को बताती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीज़न क्या है हमारा, ट्रू है। असर्शन क्या है, फॉल्स है, रीज़न क्या है, ट्रू है। तो हमारा 37 का हो गया डी। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड डैश एंड डैश। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है बताइए, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो 38 का है हमारा 1 और 3, यानी कि 1 और 3 आपको कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो 38 का हो गया हमारा सी। 38 का क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अब 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले असर्शन की बात करते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, सिंस द डिफॉल्ट रेट ऑफ फार्म लोन हैव बिकम क्रॉनिकली हाई ड्यू टू मल्टीपल रीजन, द रूरल बैंक आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कैश क्रंच। जो डिफॉल्ट रेट है फार्म लोन का वो एकदम से क्या हो गया, हाई हो गया, क्रॉनिकली हाई हो गया, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो जिसकी वजह से रूरल बैंक क्या कर रहे थे, बहुत सारा कैश क्रंच फेस कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। ऐसा हुआ था जब हमारा डिफॉल्ट रेट फार्म लोन का क्या हो गया था, हाई हो गया था मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो रूरल बैंक क्या फेस कर रहे थे, कैश क्रंच फेस कर रहे थे। तो ये क्या है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो असर्शन तो क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। उसके बाद रीजन देखते हैं। रीजन क्या कह रहा है हमारा, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूसेस वेस्टेड।
प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ की लैक होने की वजह से बहुत सारे फार्म प्रोड्यूस क्या हो जाते थे, वेस्ट हो जाते थे। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ट्रू है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जिसकी वजह से जो फार्म से प्रोड्यूस होता था, फार्म प्रोड्यूस होते थे, वो क्या हो जाते थे, वेस्ट हो जाते थे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। लेकिन जो असर्शन है वो तो बात कर रहा है लोन से रिलेटेड, फार्म लोन से रिलेटेड, और रीजन किसकी बात कर रहा है, फार्म प्रोड्यूस वेस्ट हो जाते हैं इससे रिलेटेड। असर्शन और रीजन दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो आप कह सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो ये क्या ऑप्शन हो गया, बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 39 का हो गया आपका बी। अब 40th क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। असर्शन की बात करते हैं पहले। असर्शन हमारा क्या कह रहा है, सिंस इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर्स अक्रॉस इंडिया हैज इम्प्रूव्ड एज दे हैव अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। सिंस इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत सारे फार्मर की अक्रॉस इंडिया, वो क्या हो गई थी, इम्प्रूव्ड हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट कर लिया था एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत सारे फार्मर्स की, वो क्या हो गई थी, इम्प्रूव हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हॉर्टिकल्चर में काम करना स्टार्ट कर दिया था एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए। ठीक है, तो असर्शन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। और रीजन क्या कह रहा है हमारा, वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप। क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन की वजह से इंडिया को एक एडवांटेज मिल गया था कि वो क्या बन गए थे, प्रोड्यूसर हो गए थे, टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ द डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप। डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप के क्या हो गए थे, प्रोड्यूसर्स हो गए थे। एक तरीके का ये एडवांटेज मिल गया था कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो पा रही थी उनकी क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो ये रीजन भी क्या कह सकते हो आप, ट्रू है। रीजन भी क्या है, ट्रू है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो पा रही थी जिसकी वजह से क्या हुई थी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत सारे फार्मर्स की, वो क्या हो गई थी, इम्प्रूव हो गई थी। तो आप कह सकते हो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू हो और रीजन भी ट्रू है आपका। और कह सकते हो कि रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो आप कह सकते हो कि ये आपका ए ऑप्शन हो गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो 40 का हो गया ए। 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये भी आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है हमारा। असर्शन है, डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। असर्शन हमारा क्या कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट को कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट कंसीडर किया गया है क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है कि डिमांड डिपॉजिट कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रीजन। रीजन क्या कह रहा है हमारा, डिमांड डिपॉजिट आर नॉन विड्रॉलेबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट द इशू ऑफ चेक एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। क्या डिमांड डिपॉजिट नॉन विड्रॉएलेबल है इन नेचर? क्या हम डिमांड डिपॉजिट को विड्रॉ नहीं कर सकते? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है बिकॉज हम डिमांड डिपॉजिट को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और ये डिपॉजिट कैसे होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये रीजन क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो आप कह सकते हैं 41 का आंसर क्या हो गया, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। तो आपका 41 का आंसर हो गया सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 42 की बात करते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसमें आपको ए एंड बी कॉलम फिल करना है। ए ये वाला है, बी हमारा ये वाला है। देखिए आपको कह रखा है लो प्रोडक्शन है। लो प्रोडक्शन की वजह से क्या होगी, लो इनकम होगी। इनकम लो होगी तो क्या होगी आपकी, सेविंग लो होगी। ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे सेविंग लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा क्लियर शो नहीं कर रहा है लेकिन ये लो सेविंग है। अगर लो सेविंग होगी तो क्या होगी हमारी, लो इन्वेस्टमेंट होगी। तो यानी कि ए में क्या आएगा, लो इनकम
एंड बी में क्या आएगा, लो इन्वेस्टमेंट। तो 42 का क्या आ गया हमारा, ए आंसर आ गया, लो लेवल ऑफ इनकम एंड लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 42 का ए। अब फॉर विजुअली चैलेंज कैंडिडेट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों को तो यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी विजुअल में प्रॉब्लम है, विजुअलिटी में प्रॉब्लम है, वो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। विजुअली चैलेंज कैंडिडेट के लिए कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है हमारी, स्टेटमेंट 1 है इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। इकोनॉमिक्स पुअर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन और ओनरशिप ऑफ एसेट्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है कि इकोनॉमिक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पुअर को, किसके बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे और उनके एसेट्स के ऑनरशिप के बेसिस पे करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गई ट्रू। और स्टेटमेंट 2 हमारी क्या कह रही है, अर्बन पुअर आर मोस्टली एन ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर। देखिए अर्बन पुअर कौन से होते हैं, अर्बन पुअर वही पुअर होते हैं मोस्टली जो कि रूरल एरियाज से गए होते हैं अर्बन एरियाज में कुछ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सर्च करने के लिए। अर्बन पुअर वही होते हैं जो रूरल पुअर अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट होते हैं, किसकी सर्च में, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड की सर्च में वो अर्बन एरियाज़ में गए होते हैं। जो रूरल पुअर अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट हो जाते हैं ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड के सर्च में, वही हमारे अर्बन पुअर होते हैं। तो कह सकते हैं अर्बन पुअर आर मोस्टली एन ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर। तो कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है हमारी, ट्रू है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount toward the on-the-job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation by Miss Ramanpreet. मिस रमनप्रीत ने एक न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, वर्कर्स की ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे उन्होंने ह्यूज स्पेंड किया। ये क्या है, राइट स्टेप है किसके लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें से क्या है, ये आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में रमनप्रीत से। रमनप्रीत ने क्या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं किया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। देखिए इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग याद रखनी है। रमनप्रीत ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जिससे कि स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज आपका ऐड हो रहा है, तो ये तो हो रहा है डायरेक्टली कंट्रीब्यूट। और एफिशिएंसी भी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है एफिशिएंसी। तो ये क्या हो रहा है, ये भी रमनप्रीत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आउटपुट प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए भी रमनप्रीत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या हो जाएगी, आउटपुट प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये तीनों तो क्या हो रहे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। रमनप्रीत इनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जो ये सी वाला है, इंश्योर्स जेंडर इक्विटी, इसका कोई रोल नहीं है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि आपसे पूछा था डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी, एंश्योर्स जेंडर इक्विटी। 43 का है सी। नेक्स्ट देखते हैं अपना 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ सरप्लस ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज। द इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ द नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी डैश करोड़। देखिए आपका ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको निकालना आता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। BOT इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या है, जो इम्पोर्ट है आपका वो क्या है, I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू हाफ ऑफ E, क्या है, हाफ ऑफ E, ठीक है। ये है I, इंपोर्ट की जगह आप लिखेंगे हाफ ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। अब आपको एक्सपोर्ट की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और हमने पढ़ा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इम्पोर्ट इज हाफ ऑफ एक्सपोर्ट। तो आप इम्पोर्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ एक्सपोर्ट।
तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको 20,000 गिवन है। एक्सपोर्ट को क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट ही लिखेंगे, लेकिन इंपोर्ट क्या है, हाफ एक्सपोर्ट का। तो जब आप एक्सपोर्ट माइनस हाफ एक्सपोर्ट करेंगे, ये तो हो गया 1 एक्सपोर्ट, ये हो गया माइनस हाफ एक्सपोर्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ एक्सपोर्ट आ जाएगा। ये हो गया हमारा 20,000। अब क्या करेंगे, ये डिवाइडेड बाय में क्या है, 2 है डिवाइडेड बाय में, तो इधर चला जाएगा 2 क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्सपोर्ट इधर ही रह जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट हमें निकालना है। तो जब हम 20,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो एक्सपोर्ट क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 40,000 निकल के आ जाएगा। तो हमारा एक्सपोर्ट कितना हो गया, 40,000। कट ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 40,000 कहाँ है हमारा, 44 का हो गया बी, 40,000। एक्सपोर्ट निकल के आ गया 40,000। नेक्स्ट बात करते हैं हम 45th क्वेश्चन की। 45th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको वही ऑल्टरनेटिव चूज करना है। करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, स्टेटमेंट 1 रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है हमारी, Government of India adopted trickle-down approach to alleviate poverty to benefit the last man at the bottom of the pyramid. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिकल डाउन अप्रोच अडॉप्ट करी, किसके लिए, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए। पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रिकल डाउन अप्रोच अडॉप्ट करी कि उससे क्या हो, बेनिफिट हो लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। पिरामिड के जो लास्ट मैन है एट द बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे जो लास्ट मैन है पिरामिड के, उसको भी बेनिफिट होना चाहिए इस अप्रोच से। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हमारी ये कह रही है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 2 हमारी क्या कह रही है, एम्पेरिकल डाटा ओवर द ईयर्स हैव शोन दैट ट्रिकल डाउन थ्योरी डिड नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट इन इंडिया। एम्पेरिकल डाटा ने ये शो किया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी है, ये इतनी इसके डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिले इंडिया को। ठीक है, डिड नॉट यील्ड डिज़ायर्ड रिजल्ट इन इंडिया। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ट्रू है कि ये जो अप्रोच हमारी फॉलो हुई थी, अडॉप्ट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये अप्रोच अडॉप्ट करी थी, इसने इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए थे। ठीक है, तो 45 का आप कह सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो 45 का हो गया ए। अब 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन क्या कह रहा है, इफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर इट डिपिक्ट्स अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। अगर रिसिप्ट और पेमेंट दोनों इक्वल हो गए तो क्या ये सरप्लस है, करंट अकाउंट सरप्लस है। अरे जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये तो बैलेंस्ड करंट अकाउंट हो गया, ना ये सरप्लस हुआ ना ही ये डेफिसिट हुआ। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, असर्शन क्या है हमारा, फॉल्स है। वैसे तो आप रीज़न नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि असर्शन इज फॉल्स है और रीज़न इज ट्रू वाला ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपको असर्शन फॉल्स सिर्फ और सिर्फ इसमें ही दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन फिर भी हम रीज़न पढ़ लेते हैं। ये शॉर्टकट है, अगर आपका पेपर छूटने वाला हो तो आप इस शॉर्टकट को अपना सकते हैं, बाकी आप कोशिश करें कि अच्छे से रीड करें सारा। उसके बाद बात करते हैं रीज़न की। अ सरप्लस करंट अकाउंट मीन्स दैट द नेशन इज अ लैंडर टू द अदर कंट्रीज एंड अ डेफिसिट करंट अकाउंट मीन्स दैट द नेशन इज अ बोरोअर फ्रॉम द अदर कंट्रीज। सरप्लस ये शो करती है कि हमारी कंट्री लैंडर है अदर कंट्री के लिए, और डेफिसिट करंट अकाउंट ये शो करता है कि हमारा नेशन बोरोअर है, अदर कंट्री से बोरो कर रहा है, बोरोअर फ्रॉम द अदर कंट्री। जब सरप्लस होता है तो उसका मतलब है हम दूसरी कंट्री को लैंड कर रहे हैं, दे रहे हैं पैसा, और डेफिसिट है तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि बोरोअर फ्रॉम अदर कंट्री, हम दूसरी कंट्री से बोरो कर रहे हैं पैसा, बोरोअर फ्रॉम अदर कंट्री। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। तो आप कह सकते हैं असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो 46 का हो गया डी। अब 47th क्वेश्चन की बात करते हैं। 47th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ अ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम्स ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड टैरिफ
ये सब हमने जो पॉलिसी थी, ये जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने परस्यू करी थी, इसने एडवर्सली अफेक्ट किया था स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम को, इंडियाज़ के फॉरेन ट्रेड को। ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। वैसे तो आंसर आपको यहीं मिल गया कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी थी। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो 47 का हमारा ए ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हम बाकी की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या पता हमें कुछ और करेक्ट मिल जाए। बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है हमारा। इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड tariff pursued by the colonial government favorably affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। जो इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी थी कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ की, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने परस्यूट करी थी, वो उसने फेवरेबली अफेक्ट किया था स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ द इंडियाज ट्रेड को। नहीं, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल ए वाली स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है। और जबकि हमारी ए स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारी बी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। सी वाला क्या कह रहा है, लिबरल पॉलिसी थी, उसने एडवर्सली इफेक्ट किया था स्ट्रक्चर, कंपोजिशन को। तो लिबरल पॉलिसी नहीं थी कोई, यानी कि लिबरल यानी कि फ्री पॉलिसीज, मतलब सबको फ्रीडम दे दी गई थी। नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जिसने एडवर्सली इफेक्ट किया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू नहीं है। और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ने फेवरेबली इफेक्ट किया था, नहीं, ये भी हमारी क्या है, ट्रू नहीं है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ए वाली है। तो 47 का हो गया ए। अब 48 की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैच द सिचुएशन गिवन इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन गिवन इन कॉलम 2। आपको इस क्वेश्चन में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। देखते हैं क्या है कॉलम 1 में। कॉलम 1 में पहला है हमारा माइग्रेशन। बताइए माइग्रेशन का कॉलम 2 में क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। रिड्यूस इन पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं। इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी माइग्रेशन नहीं होता। माइग्रेशन क्या होता है हमारा, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, जब माइग्रेट कर जाते हैं हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल, क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं एक ऐसी कंट्री में जब बेटर वर्क कंडीशन मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए मिल जाता है, तो उसे हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। ब्रेन ड्रेन में हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो ए का क्या हो गया हमारा, थर्ड। क्या हो गया, ब्रेन ड्रेन, ठीक है, थर्ड हो गया ए का, तो मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया। अब बी का देखते हैं। बी का क्या है, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड। जब मिसमैच होता है बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है, मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो बी का हो गया फोर्थ, ठीक है। सी है हमारा पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सी का क्या हो गया, 1, ठीक है। डी है हमारा लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं है, तो यानी कि इम्बैलेंस है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस है। तो डी का हो गया हमारा सेकंड वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए वाले का थर्ड, बी वाले का फोर्थ, सी वाले का फर्स्ट, डी वाले का सेकंड। तो ये वाला अपना ऑप्शन सर्च कर लेना, आपको ये किस में दिख रहा है, बी वाले में दिख रहा है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट वाला, डी का सेकंड वाला। तो हमारा 48 का आंसर क्या हो गया, बी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम बहुत सारे अच्छे एमसीक्यू आपके लिए और भी लाने वाले हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप एमसीक्यू इजीली पढ़ सकते हैं इस चैनल के थ्रू, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।